Yes, Vanupriya, tell me. Sorry, I got disconnected. Ma'am, you mentioned seed funding and for research and fellowships. Ma'am, I wanted to just I want to seek clarification regarding the same as to how should we approach the institutions to ask for funding, and what should we be, malab, should we what should our CV reflect so that we come out as an attractive candidate in the eyes of the institution to, so that they give us the funding and or select us as their research fellow. देखो भानुप्रिया, सीड फंडिंग ना अपने रेगुलर एम्प्लॉयज के लिए होती है, ठीक है? वो आउटसाइडर्स के लिए नहीं होती। समझ गए आप? बट हाँ, फेलोशिप्स, एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट्स, ये सब आउटसाइडर्स के लिए होते हैं। नो, व्हाट योर सीवी शुड कैरी एंड हाउ यू शुड प्रेजेंट योर सेल्फ। वो मैंने सबसे पहले बताया कि आपका आइडिया जो है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। आपका आइडिया रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि आपके अंदर कॉम्पिटेंस है ये काम करने की। मान लीजिए आपने क्रिमिनल लॉ में कुछ प्रोजेक्ट बनाया और क्रिमिनल लॉ में आपकी स्पेशलाइजेशन ही नहीं है, तो फिर आप कैसे उसको कन्विंस करोगे कि आप ये काम कर सकते हो? आपकी स्टडीज के साथ अलाइन होना चाहिए, आपको उस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, और आपने जिस फॉर्म में उसको लिखा है वो इतना इम्प्रेसिव होना चाहिए कि वो दे हैव द कॉन्फिडेंस दैट इफ दे गिव यू द मनी यू विल बी अ गुड कैंडिडेट दैट कैन गिव देम द रिजल्ट्स। That is all. It is nothing tailor made. It is nothing tailor made. You have to keep trying. Let me tell you, if you see in my CV that I have done 6 projects, please understand that 60 times at least I have been rejected. आप ना एंड रिजल्ट मत देखा करो। सस द ओनली थिंग इज कि यू हैव टू बी वेरी वेरी सस्टेनेबल। यू हैव टू कंटिन्यूसली कीप अप्लाइंग। यू शुड नॉट बी से अरे कोई देता तो है नहीं, छोड़ो परे। ये नहीं होना चाहिए। आपके अंदर कॉन्फिडेंस और परसिस्टेंस होनी चाहिए अप्लाई करने की। if my CV reflects that I have done 3 projects with the Department of Justice, believe me, 3 प्रोजेक्ट पाने के लिए 30 बार रिजेक्शन आई होगी। इफ आई हैव वन आर्टिकल पब्लिश, तो वो आर्टिकल कम से कम समझ लो 2 जगह से रिजेक्ट, 3 जगह से पहले हुआ होगा। इट इज द परसिस्टेंस दैट पेज। आपको कॉन्टिन्यूसली अपने में कॉन्फिडेंस रखना पड़ता है, तभी तो दूसरे को आप में कॉन्फिडेंस आएगा। आपके सीवी में कुछ ऐसा कोई जादू नहीं होता कि कोई दिखा दे। एंड लेट मी टेल यू, रिव्यूअर्स आर द सेम एवरीवेयर। दे विल नो दैट यू आर अप्लाइंग, यू आर कॉन्टिन्यूसली इंप्रूविंग। जो उन्हें पहली बार चीज ठीक नहीं लगेगी वो नेक्स्ट टाइम ठीक लगेगी। आप पुराने प्रोजेक्ट देखिए कि लोग क्या कर रहे हैं, लोग कैसे लिख रहे हैं, उसके हिसाब से अपने प्रोजेक्ट को अलाइन कीजिए। दैट इज ऑल आई कैन टेल यू। एंड प्लीज डू नॉट सी द एंड रिजल्ट, सी वॉट एफर्ट हैज गॉन इन टू इट। ओके भानुप्रिया? Who- एनीथिंग एल्स Okay, बेटा? ma'am. Anything else that you want to add or ask or which you don't agree? I have told you the most practical thing that I could. कि do not go by what a person has achieved. Please understand कि वो person persistent भी हुआ होगा, तभी उसको वो चीज़ मिली है। एक बार करने पे सब कुछ नहीं मिल जाता। You have to constantly improve yourself. Okay? Ma'am, my point was ki the notifications that I've seen, some notifications ask for experience also. So how do we justify that criteria? अब देखो, एक्सपीरियंस तो मांगते हैं सब लोग, बट एक्सपीरियंस हमेशा डिजायरेबल होता है बेटा, एसेंशियल नहीं होता। तो आपको ये कॉन्फिडेंस से कहना है ना कि मेरे पास, इफ यू हैव कॉन्फिडेंस इन मी आई विल गिव यू गुड रिजल्ट्स। ये आपको अपनी लैंग्वेज से उनको कन्विंस करना पड़ेगा। एक्सपीरियंस हमेशा डिजायरेबल होता है। यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर ना। तुम ये तो नहीं कह सकते कि बिना हम सिर्फ एक्सपीरियंस वालों को लेंगे, अगर हम लोगों को लेंगे नहीं तो उन्हें एक्सपीरियंस आएगा कहाँ से? So you have to convince them that though you don't have experience, but you have the gate, you have the capability to do it, and you should be able to do it. उससे आप चाहे अपनी एक एलएलएम डिसर्टेशन का एग्जांपल ले सकते हो, चाहे पीएचडी के मेडिकल रिसर्च का एग्जांपल ले सकते हो। यू हैव टू very well convince them that your lack of experience will not come in the way of your able to deliver the project। और ये पेपर पे करना requires effort। आपकी लैंग्वेज रूड नहीं होनी चाहिए बट कॉन्फिडेंट होनी चाहिए। गेटिंग इट? और हो सकता है एक्सपीरियंस ना हो, बट आपने कोई पायलट स्टडी करी हो, थोड़े से पैसों में आपने करके देखा हो, अपने पास से कोई पैसा लगाया हो। ये बहुत चीजें होती है बेटा जो मैटर करती है। गॉट इट?
Thank you, ma'am. Ma'am, my last question was ki, uh, I approached an institution for my PhD research, and I was told by the panel that uh, my topic would attract contempt from the court. Even though my topic was not something that should have done it, I have done my LLM dissertation on the same topic. However, the panel said that it would attract contempt. How do I navigate from that? Let me tell you something. We are living today in very uncertain times. हम इतने अनसर्टन टाइम्स में रह रहे हैं कि हम लोग कोई रिस्क लेने को तैयार ही नहीं होते। रिस्क लेने को तैयार नहीं होते, ना पैनल, ना टीचर्स, ना रिसर्चर्स। बिकॉज जो हमारी ना पॉलिटिकल एकेडमिक बहुत लाइनें ब्लर हो गई हैं। एवरीबडी इज लिविंग इन एन अनसर्टन एरा। अब आपने बोला ना हाउ डू आई नेविगेट इट। आई विल टेल यू समथिंग विद माई ओन एक्सपीरियंस। I was a young teacher of say 27, 26 years old when I started my career. I used to work in Amity Law School at that time that was affiliated to IP University. One student came to me to do research on pet insurance. उस समय पेट्स की कोई इंश्योरेंस नहीं थी। ये बात मैं आपको 26 साल पुरानी बात बता रही हूँ, 26-27 साल पुरानी। उस समय पेट इंश्योरेंस नाम की कोई चीज़ नहीं होती थी। तो दैट स्टूडेंट्स पेट हैड पास अवे, द डॉग हैड पास अवे। बट वो कहते, उसने बोला कि उसने बहुत इलाज कराने की कोशिश की मैम, पर हमारे यहाँ पे इंश्योरेंस नहीं होती। तो कहीं ना कहीं पैसे की भी वो बात थी। मैं उसे अच्छी जगह पे इंजेक्शन वगैरह हैवी नहीं दिलवा पाया। एंड मी बीइंग अ पेट लवर, आई वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन दैट प्रोजेक्ट। मैंने उसको वो डिजर्टेशन करवा दी पेट इंश्योरेंस पे। यू नो वॉट द रिएक्शन ऑफ द एग्जामिनर्स वॉज, ये कौन इतनी खाली टीचर है जो बैठ के कुत्ते बिल्लियों में रिसर्च कर रही है। दैट वॉज द आंसर। एंड आई वॉज ऑल्सो यंग टीचर अफ्रेड फॉर माई जॉब। सो आई जस्ट थॉट कि वट हैव आई डन। एंड सी नाउ आफ्टर 26 years, पेट इंश्योरेंस इज अ रियलिटी। बेटा ये चीजें ना हर किसी को हर लेवल पे फेस करनी पड़ती हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप फेस कर रहे हो। क्योंकि उस समय नोबडी को थिंक ऑफ इट कि पेट्स की इंश्योरेंस कौन कराता है। अपनी भी इंश्योरेंस कुछ नहीं कराता। यहाँ लोगों के खाने के लिए नहीं है, इसको पेट्स की लगी है। बट एंड दैट वाज द क्लियर कट आंसर कि कौन टीचर है जिससे इसके लिए तैयार हो गई थी। एंड बिलीव मी, आई वॉज इन टू टीयर्स कि अगर इस बच्चे को डिसर्टेशन में मार्क्स नहीं मिले तो आई एम ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल, और मेरी तो जॉब पे तो जाएगी, सो हो जाएगी। बट somehow now after when I look back, and you will let me tell you, the examiner who had given me a shouting went on to be my PhD supervisor. I did my PhD under that person, and I was able to somehow convince him कि मैंने बहुत पैशन के साथ ये रिसर्च करवाई है, क्योंकि मैं खुद पेट लवर। He is no more now. I respect him with all that I have, with all the respect at my command. But सबसे पहले उन्होंने ही मुझे इस बात पे डांटा था। एंड अब जब इंडिया में पेट इंश्योरेंस ऑफर होती है ना, तो मुझे सबसे पहले वही याद आते हैं और वही दिन याद आते हैं कि कितनी मुझे डांट पड़ी थी और मैं कितना मैं रोई थी इस चीज़ पे कि मैं तो खाली कंपैशनेटली एनिमल्स के लिए सोच रही थी। एंड नाउ इट इज़ अ रियलिटी, पेट इंश्योरेंस होती है अब। एवरीबडी हैज टू गो। देखो, और वो वाला जमाना अलग था, ये जमाना अलग आ गया है। अब कंटेम्प्रेरी टाइम्स में अनसर्टनिटीज बहुत है, तो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। मेरे को भी उस समय, मुझे तो रिस्क समझ में ही नहीं आया था कि इसमें कोई रिस्क भी है। हम रिसर्च ही तो कर रहे हैं। बट द टीचर वॉज क्वाइट एंग्री, और मुझे बुलाया गया था उस स्टूडेंट के साथ। आई somehow we defended it. The student got good marks also, and somewhere the teacher was convinced now that he went on to become my PhD guide. सो एवरीबडी हैज एक्सपीरियंसेस, टेक इट एज एन एक्सपीरियंस। अगर कंटेम्प्ट नहीं भी हो सकता तो हो सकता है कि उनको कुछ उसके अंदर ऐसा लगाओ कि उन्हें लगाओ ये टाइम पीरियड ऐसा नहीं है कि हम ये काम करें। तो नॉट नेसेसरली डोंट टेक दिस थिंग्स टू हार्ट। अब मैं ये भी मना नहीं कर रही बेटा कि टू हार्ट नहीं जाता, डेफिनेटली जाता है। बट यू शुड टेक इट इन योर स्ट्राइड। ओके, एनीबडी एल्स? आई विल स्टॉप शेयरिंग दिस स्क्रीन। Ma'am, the questions are in the chat box. क्वेश्चन Can चैट I बॉक्स read में for है? you? Yes. जस्ट लेट मी ऑल्सो हैव अ लुक। How to apply for funding research like ICSSR? आईसीएसआर की जब कॉल फॉर प्रपोजल्स आती है, उनका फॉर्मेट होता है
जनरली प्रपोजल लिखना तो मैंने आपको बताया है, तो उसी फॉर्मेट में अप्लाई करना पड़ेगा। अभी प्रैक्टिकली तो कैसे करके बताऊंगी कि हाउ टू अप्लाई। यू हैव टू बी राइटिंग इट इन अ प्रॉपर लैंग्वेज। सेकेंडली मैंने सारी चीज़ यही तो बताई है। हाउ कैन वी आइडेंटिफाई द फंडिंग एजेंसी? यस, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फंडिंग एजेंसीज के लिए भी रिसर्च करनी पड़ती है। कहीं भी आपको लिस्ट नहीं मिलेगी कि ये फंडिंग एजेंसी है, जाओ यहाँ अप्लाई कर लो। यू विल कम अक्रॉस सडनली सम एजेंसीज। यू विल हैव टू डू, देर इज नो पर्टिकुलर वेबसाइट और देर इज नो पर्टिकुलर सोर्स। हाँ, अब तो फिर भी काफ़ी डिटेल्स बन गई हैं अबाउट, वी नो कि ICSSR वगैरह क्या होते हैं आफ्टर द होल इंटरनेट एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब तो बन गया, बट जब हम लोग अप्लाई करते थे तो बेटा नेट नाम की तो कोई चीज़ होती नहीं थी। So you will not find anything ready-made anywhere. One, I can give you certain hacks for this. Hack से मेरा मतलब है, do not take it otherwise. It is not a non-academic thing. आप ना फॉरेन यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट्स पे जाओ, तो वो लोग अपने LLM और PhD टॉपिक्स ना वो अपनी वेबसाइट्स पे डालते हैं, क्वेश्चंस अपनी वेबसाइट्स पे डालते हैं। तो उनको आप इंडियन कंडीशंस में अप्लाई कर सकते हो। वहां तो रिसर्च हुई हुई है, तो उनको इंडियन कंडीशंस में आप एक्सट्रापोलेट कर सकते हो। दिस कैन बी अ गुड वे ऑफ थिंकिंग, विच आई ऑलवेज टेल टू माई स्टूडेंट्स। बट उसके लिए भी बहुत रिसर्च करनी पड़ती है। यू शुड नॉट गो डायरेक्टली ऑन द साइट्स ऑफ हार्वर्ड एंड ऑक्सफर्ड। वहाँ जाने की जरूरत नहीं होती। छोटी छोटी यूनिवर्सिटीज़ हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में, जैसे नॉर्वे। नॉर्वे यूनिवर्सिटी ऑफ ऑस्लो इज़ अ वेरी गुड यूनिवर्सिटी, जहाँ पे अच्छी रिसर्च होती है एनवायरनमेंट और सस्टेनेबिलिटी पे। ये आपको कॉन्टिन्यूसली वेबसाइट्स ढूंढ ढूंढ के ही पता चलेगा, कोई रेडीमेड मटेरियल नहीं होगा इसके लिए। ओके, एनी अदर थिंग लेफ्ट नम्रता इन द चैट? No, ma'am. नो? All ओके. questions are covered. Yes. Okay, can I take a break of 5 minutes and Sure, then I ma'am. Sure, ma'am. start We with will be the back. publications? Okay, Definitely, ma'am. Okay. I have stopped sharing my screen. Let me open up the other things. I'll just have a lecture deals with publications. And I think that should interest all of you. Because publications have become a key role, play a key role now in sustaining and developing our careers. देखो पहले, in our times, it was chalk and talk. Chalk and talk means more emphasis was on teaching. Teaching and research never went side by side. Researcher अलग होते थे, teacher अलग होते थे. See, if you have the knowledge of the subject, it is not necessary that you are very good at research also. And the researcher is very good in teaching also. Teaching is getting across to students. टीचिंग का मतलब होता है यू आर अंडरस्टैंडेबल बाय द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ द क्लास एंड द मोस्ट नॉन इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ द क्लास। आप यू कैन गेट अक्रॉस टू ऑल काइंड ऑफ स्टूडेंट्स, दैट इज व्हाट टीचिंग इज। एंड रिसर्च इज कि एक ही टॉपिक पे आप खुद बैठ के काम कर रहे हो, ऑब्जेक्टिव्स बना रहे हो, रिसर्च कर रहे हो, आंसर्स निकाल रहे हो। बट नाउ द situation of the world, situation of academics with fundings becoming less, like I remember पहले सब चीज गवर्नमेंट एडेड होती थी। ऑल यूनिवर्सिटीज यूज टू गेट ग्रांट फ्रॉम द गवर्नमेंट। नाउ इवन आवर यूनिवर्सिटी वी हैव टू सर्वाइव आवर सेल्फ। We do not get, our salaries are not paid by the university grants or the government grants. We earn our own salaries. तो हमें वीकेंड पे भी क्लासेस हम लोग कहीं भी रन करते हैं, हम लोग प्रोजेक्ट्स भी लाते हैं, हम लोग डिप्लोमा कोर्सेज भी लाते हैं, लीगल एड भी प्रोवाइड करते हैं। यूनिवर्सिटी हमें फैसिलिटीज़ बहुत देती है, बट हमारे एफिलेटेड इंस्टीट्यूशंस हैं जिनसे हमें फंडिंग मिलती है, तो हमारी सैलरीज वहाँ से रिकवर होती हैं। और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का बहुत बड़ा कंसेप्ट है जो आ गया। उस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के कंसेप्ट में वी हैव टू सर्वाइव। ओके, तो रिसर्च इज नॉट नाउ लेफ्ट टू बी अ हेवायर एक्टिविटी। जब मन हुआ थोड़ा सा कर लिया, आर्टिकल लिख लिया, नो। रिसर्च इज अ सिस्टमेटिक एक्टिविटी वे यू इन्वेस्टिगेट कॉन्टिन्यूसली। इट इज एज अ प्रोसेस, यू आर इन्वेस्टिगेटिंग अ फैक्ट और अ प्रॉब्लम और अ लीगल गैप एंड फाइंडिंग आउट एन apt solution to it. Clear? This is what the research means. And I have written down some, if I tell you, it is a careful, diligent, and exhaustive investigation. It is not aimless, unrecorded, unchecked.
सिस्टमेटिकली काम करना होता है, इंफॉर्मेशन सिस्टमेटिकली कलेक्ट करनी होती है, उसको कलेक्ट सिस्टमेटिकली स्टोर करना होता है, डाटा फीड करना होता है, एंड देन यू हैव टू एनालाइज इट. सी पीपल ऑफ माई एज हु आर 7-8 years फ्रॉम रिटायरमेंट, हमारे टाइम पे वी वर नॉट सो टेक savvy. Yes, Harmanpreet Kaur, yes, tell me. You want to ask something, beta? Okay. Our times we did not have the aid of internet. We did not have the help of AI, जो आजकल हो गया है. एआई के अगर हमारे पास बेनिफिट्स हैं तो नुकसान भी बहुत हैं, कि क्रिएटिव थिंकिंग ही खत्म हो गई है. So when you talk of research, you have to have a systematic inquiry which you investigate properly, you collect all the information, you put it into a data which is readable, put them into Excel sheets, then find out the answers to it. That is what the research is. Research is not an aimless inquiry and uselessly studying something for some hours of the day and then leaving it. You have to do a research over a particular timeline, over a particular geopolitical area, over a particular stakeholder. मतलब कोई ना कोई आपको सिस्टम लगाना है, तभी रिसर्च होती है. ठीक है. द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च आर टू गेन फेमिलैरिटी, टू पोर्ट्रे एक्यूरेटली. अब देखो, अगर मैं बोलती हूँ कि आई नो दिस, बट टू अंडरस्टैंड इट डीपली आई नीड टू डू रिसर्च. दैट इज वॉट इज रिसर्च. टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन नोइंग एंड अंडरस्टैंडिंग. अब कई बार ये होता है, दो दो चीजों में आप कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप भी ढूंढते हो, दो सिचुएशंस में ढूंढते हो, दो स्टेक होल्डर्स में ढूंढते हो, दो स्टेट्स में ढूंढते हो. सो द रिसर्च विल गिव यू द फेमिलियरिटी टू अ फिनोमिना, इट विल पोर्ट्रे एक्यूरेटली व्हाट यू वांट टू से, एंड इट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड अ फिनोमिनन thoroughly. This will only happen when you do it systematically. Before coming to funding, I just wanted to give you an insight into something. And then when we identify a problem, then we will come to how ethically we should publish and how we should not publish, and how should we go about publishing. देखो, if you read them, the point that I have written, identification and formulation of a research, review of literature, formulation of a hypothesis, NATO research questions, how do you go about a research design, how do you collect data, how you analyze. देखो, collect, analyze, interpret, ये तीनों चीजें डिफरेंट होती हैं. पहले तुमने कलेक्ट कर लिया, फिर तुमने उसको फीड किया, उसे सिस्टमेटाइज किया, ताकि उसको तुम एनालाइज कर सको. फिर एनालिसिस करके तुमने उसको रिजल्ट्स को अपने ऑब्जेक्टिव्स का साथ अलाइन किया, वो होता है इंटरप्रेट करना. ठीक है. एंड देन फाइनली यू राइट अ रिपोर्ट. आई हैव मेड एंड वेन डायग्राम आउट ऑफ इट, या हमने सबने मैथ्स में पढ़े होंगे वेन डायग्राम. जो जैसे हमारा एरिया है, सब्जेक्ट लॉ, लॉ इज द सब्जेक्ट इन विच वी आर डूइंग रिसर्च. अब क्रिमिनल है, कॉर्पोरेट है, आईपीआर है, ह्यूमन राइट्स है, दैट इज द एरिया. अब उस एरिया में जो हम मिनिमलाइज करते हैं, जो हम आइडेंटिफाई करते हैं, दैट इज द रिसर्च टॉपिक. सब्जेक्ट ऑफ रिसर्च, एरिया ऑफ रिसर्च, टॉपिक ऑफ रिसर्च. आपको नैरो डाउन करना पड़ता है. पहले आप ये समझते हो आपको किस सब्जेक्ट पे रिसर्च करनी है, फिर आप सोचते हो कि आपका एरिया क्या होगा उस सब्जेक्ट के अंदर, फिर उसके अंदर कौन सा आपका प्रॉब्लम होगी. दैट इज व्हाट यू गो अहेड. रिसर्च डिजाइन टेल्स अस क्या कंसेप्ट लगाओगे, क्या ब्लूप्रिंट बनाया है, कैसे तुम जाओगे. जैसे मैंने बोला ना कि आपको स्टेप्स बताने पड़ेंगे कि आप क्या मेथोडोलॉजी लगाते हो, क्या टूल्स लगाते हो. These days, what has happened is you do not want to do a theoretical research, and there is no fun doing theoretical research कि वो तो सब चैट जीपीटी कर देगा, तुम्हें क्या करना है करके. When you have tools to do that, आपको सब कुछ इंटरनेट में मिलता है. तो पहले तो ये होता था ना कि आपको एआईआर में केसेस देखने पड़ेंगे, अब तो लाइव लॉ सब कुछ पब्लिश करता है, आपको ढूंढना पड़ेगा केस लॉ. अब वो सब तो कुछ है नहीं, क्लिक ऑफ द माउस एवरीथिंग इज अवेलेबल. So now your research design should always be empirical. नंबर्स आपकी रिसर्च को एक सब्सटैंशिएट करते हैं. आप अगर अपनी रिसर्च को क्वांटिफाई करते हैं, तो जो क्वांटिटी के नंबर्स होते हैं वो आपकी रिसर्च को सब्सटैंशिएट करते हैं. दैट इज व्हाट द होल आइडिया इज, कि नाउ दे वांट numbers, they want quantitative research, and there is something more now added to it, qualitative research. कि आप
कंटेंट को भी एनालाइज करते हो। आप कंटेंट में भी देखते हो कि कितने नेगेटिव वर्ड्स हैं, कितने पॉजिटिव वर्ड्स हैं। उसके लिए भी सॉफ्टवेयर आ गए हैं। दैट इज हाउ यू स्टार्ट डूइंग, यू थिंक अबाउट इट एंड फाइंड आउट योर रिसर्च डिजाइन, कि तुम व्हाट करोगे, ढूंढोगे या वाई ढूंढोगे। लाइक लेट मी टेल यू, यू आर सेइंग कि तुम डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ दिल्ली लेते हो, 11 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। आप कहते हो 5 डिस्ट्रिक्ट्स में मैं देखूंगी कि कितने डोमेस्टिक वायलेंस केसेस हुए या कितने सुसाइड्स हुए। हाउ मच इज क्वांटिटेटिव, वाई इज क्वालिटेटिव। इस डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा हुए तो क्यों हुए, इस डिस्ट्रिक्ट में कम हुए तो क्यों हुए। दैट इज द होल idea of collecting a data. Now, data can be numbers also, data can be quantifiable content also. For example, let me tell you, आजकल सॉफ्टवेयर आ गए हैं जो इवन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को या म्यूजिक को भी एनालाइज कर देते हैं कि कितनी बारी हाई टोन, कितनी बारी लो टोन, कितनी बारी उसमें सैडनेस है, कितनी बारी उसमें पेपी आइडियाज हैं। मतलब in today's world you are even quantifying your emotions. I think everybody is on Instagram, हर कोई पढ़ता है। You, there was a very viral post about a person who is willing to pay 6,000 rupees every day to a person who is willing to talk to him. You are quantifying your emotions, you want somebody to hear you out. जब ऐसी सोसाइटी हो जाए ना, ऐसे कंटेम्प्रेरी एराज आ जाए, तो हर चीज क्वांटिफाइबल हो जाती है। जब क्वांटिफाइबल हो जाती है तो नंबर्स गिव्स यू अ सब्सटेंशिएशन टू योर रिसर्च, कि आपने नंबर्स के साथ उसको जस्टिफाई कर लिया। ठीक है। अब उनको, अब कोई क्लियर कट डिवाइडिंग लाइन तो है नहीं एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन में, और क्लियर कट डिवाइडिंग लाइन क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में भी नहीं है। तुम इतना कह सकते हो कि क्वालिटेटिव में तुम क्वालिटी एनालाइज करते हो और क्वांटिटेटिव में तुम क्वांटिटी एनालाइज करते हो। और ये एनालाइज करके यू हैव टू इवन पुट इट इन द फॉर्म ऑफ योर रिपोर्ट। व्हेन आई से पुट इट इन द फॉर्म ऑफ योर रिपोर्ट, दैट आई मीन कि योर रिपोर्ट शुड रिफ्लेक्ट, व्हेन वी टॉक ऑफ हाउ मैनी, इट इज नंबर्स। when we talk of why, it is the content, कि आप उसके पीछे के आइडियाज एनालाइज कर रहे हो। एंड रिसर्च रिपोर्ट, इट हैज टू बी ओरिजिनल एंड वेरी क्लियर। यहीं पे तुम्हारी प्रेजेंटेशन स्किल्स आती है। लाइक अभी लास्ट सेशन में मुझसे भानुप्रिया बात कर रही थी कि मैम हाउ टू प्रोजेक्ट इट, हाउ यू आर एबल टू प्रेजेंट इट, हाउ यू हैव ऑर्गेनाइज योर आइडियाज। देखो कई बार पता क्या होता है कि तुम्हारे दिमाग में आइडियाज तो बहुत अच्छे हैं, बट खिचड़ी पकी हुई है। तुम्हें कुछ आगे कुछ पीछे, तुम कुछ भी लिखे चले जा रहे हो, तो वो फ्लो नहीं आ रहा। तुम उसको कंसेप्ट के फॉर्म में प्रेजेंट नहीं कर पा रहे, तुम ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहे आइडियाज को। दिस इज अ स्किल जो हो सकता है कहीं सिखाया जाता हो, आई रियली डोंट नो, बट आई हैव ओनली लर्नड इट थ्रू एक्सपीरियंस। लैंग्वेज ऑल्सो आई continuously improve till now. And see, if I, yes, if we see uh, how to improve it, we will, you will know that हमारे टाइम पे we had no computers, we had no AI. I try to learn AI from my scholars, because अगर मेरे को AI नहीं आएगी तो मैं लोगों को चेक कैसे करूंगी, मुझे पता नहीं चलेगा कि इन्वॉल्व कैसे हो रहे हैं आइडियाज। सो यू हैव टू ऑल्सो कंटिन्यूसली इवॉल्व योर सेल्फ। आई रियली डू नॉट नो कि कोई एनालिटिकल स्किल सिखाता हो, बट माइट बी देयर आर सम ऑर्गेनाइजेशंस। When we talk of a quantitative research, like I told you, numerical data से उसे substantiate करना, थ्योरम लगानी, फॉर्मूला लगाना, इकोनॉमिक इक्वेशन लगानी। हाउ मेनी prisoners did not display this, जब नंबर आ जाता है, टाइमलाइन फॉर डिस्पोजल ऑफ केसेस, ये जब नंबर आ जाते हैं तो वो क्वांटिटेटिव रिसर्च हो जाती है। और जब मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी होता है, जब आप कहो कि आपको समराइज करने हैं नंबर्स, ये सारी चीजें क्वांटिटेटिव रिसर्च में आती हैं। क्वांटिफिकेशन ना कंपैरिजन भी इजी कर देता है। क्वांटिफिकेशन तुम्हें एक सपोर्ट दे देता है कि देखो थ्योरम ने भी ये प्रूव किया। और हमारी टेंडेंसी तो है ही स्टेम स्टडीज की तरफ, ह्यूमैनिटीज की स्टडीज तो लोग करना नहीं चाहते। वी हैव अ टेंडेंसी टू से दैट स्टेम स्टडीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। और हम अपने फैक्ट्स को, फाइंडिंग्स को, इफ यू सपोर्टेड बाय नंबर्स, वी गेट गुड applause फॉर इट। So quantitative methods are termed as an empirical approach in which you can test your hypothesis through numbers. ठीक है।
अब हाउ यू चूज बिटवीन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेथड्स, आप कैसे चूज करोगे? देखो, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द अप्रोच दैट यू वांट टू टेक, बट यू शुड ऑलवेज ट्राई टू ब्लेंड द अप्रोच. आपको, यू शुड नॉट गो इन फॉर अ कंप्लीट डॉक्ट्रिनल थिंग, you should not go for a complete empirical thing. Empirical will become too numeral. It will become so boring कि उसमें एक्सप्रेशन खत्म हो जाएगा और सिर्फ नंबर्स रह जाएंगे. तो ये मैथमेटिकल रिसर्च तो है नहीं, एटलीस्ट लॉ की तो नहीं है. और अगर आप खाली कंटेंट पे चले जाओगे तो वो बहुत डिस्क्रिप्टिव हो जाएगी. डिस्क्रिप्टिव हो जाएगी से मेरा मतलब है दैट विल ओनली डिस्प्ले योर परसेप्शन, इट विल नॉट बी सब्सटेंशिएटेड. सो यू शुड ऑलवेज गो फॉर अ ब्लेंड ऑफ बोथ थिंग्स, क्वांटिटेटिव ऑल्सो एंड क्वालिटेटिव ऑल्सो. एंड यू शुड हैव अ इनोवेटिव आइडिया कि तुम कैसे करो. आई गिव यू अ स्मॉल एग्जांपल. I teach taxation in my university and research. So my many of my candidates do a tax research. Taxation laws पे research करते हैं. One of my scholars did a tax research. She collected the newspaper articles from Economic Times and Financial Express. 2 साल के न्यूज़पेपर से उसने आर्टिकल्स कलेक्ट किए जहां पे कहीं पे भी पब्लिक ओपिनियन पूछा गया था. टैक्स के कितने आर्टिकल्स आते हैं, तो उसने न्यूज़पेपर का कंटेंट एनालाइज किया related to e-commerce through articles in the newspapers. तो जब नंबर आया कि उसने 2 साल में 2 न्यूज़पेपर्स में से she has taken 1120 articles and she is analyzing the content of 1120 articles, it gave her a sort of validation. Getting it? And then she analyzed the sentiment कि how people perceive taxation, how people took it, and it is not the common newspapers. She took only Economic Times and Financial Express. That is it for 2 years. It is a long work, but there are softwares to assist. 2 years में पहले तो कलेक्ट करना सारा डाटा, फिर स्कैन करके उसको कंप्यूटर में डालना, then only you will run the software over it, ना. But now you have IT tools, so you should always advance your scholarship by blending both quantitative and qualitative approaches. One method will strengthen the other. So don't go in for one kind of research. क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव दोनों के मेजर्स यूज करके, क्वालिटेटिव जो है वो डिस्क्रिप्शन में हेल्प करेगी, सेंटिमेंट्स, परसेप्शंस एनालाइज करेगी, और क्वांटिटेटिव आपको नंबर्स देंगी, एम्पिरिकल मेथड्स देंगे. दे आर डिफरेंट, बट दे विल हेल्प इन फाइनली राइटिंग द रिपोर्ट, डिसाइफरिंग इट. ओके. Like I've written, qualitative research is concerned with subjective assessment. Quantitative is numerical assessment. क्वालिटेटिव इज क्रिटिकल बिहेवियर एनालाइज करना, उसमें लोगों का सोच एनालाइज करना, थॉट प्रोसेसेस एनालाइज करना. एंड नंबर्स इज हाउ मेनी, कितना आप उससे सब्सटेंशिएट कर सकते हो. एंड क्वालिटेटिव इज मोर इंटरप्रिटेटिव, तुम कैसे उसको देख रहे हो. एंड क्वांटिटेटिव कैन नेवर बी चैलेंज. नंबर्स तो आप चैलेंज नहीं कर सकते ना. नंबर्स तो विल फाउंड अ साउंड प्रूफिंग फॉर यू. सो यू शुड ऑलवेज गो इन फॉर a system that will give you findings that have both roots in the society and also substantiated by numbers. मतलब generalize कभी भी नहीं करना चाहिए. Like I've given an example, if one is interested in comparing the number of suicide committed by men and women in the year 2013, we should use the numerical data. और tendency क्या है, how they cope up with the news of their loved ones, इससे तुम अपनी practical approach ले सकते हो. तो आपको कोई भी चीज ना, यू शुड नॉट बी डूइंग इट विदाउट हैविंग एन एम एंड एन ऑब्जेक्टिव. आपको, यू शुड बी, वट एवर यू आर राइटिंग, वट एवर यू आर प्रेजेंटिंग. देखो, मैंने आर्टिकल को, जो मैं आपको समझाऊंगी, राइटिंग डाउन ऑफ आर्टिकल फॉर पब्लिकेशन इज बेसिकली अ रिपोर्ट राइटिंग ऑफ द फंडिंग एजेंसी. यहाँ पे फंडिंग एजेंसी को नहीं जा रही, यहाँ आपने खुद रिसर्च करी अपनी और आप किसी जर्नल को भेजोगे जहाँ पब्लिश करानी है. ठीक है. तो बेसिकली वो एक रिपोर्ट राइटिंग है, बिकॉज अपनी फाइंडिंग्स को प्रेजेंट करना है. एंड व्हेन यू आर प्रेजेंटिंग योर फाइंडिंग्स, वो सोसाइटी के लिए भी बेनिफिशियल होना चाहिए और जर्नल को भी इंटरेस्ट आना चाहिए कि दैट दे शुड टेक योर आर्टिकल, इट इज अ गुड रिसर्च. नाउ, balancing it out and making it apt for the society as well as the journal requires a lot of effort. उसमें आपका डाटा एनालिसिस भी प्रॉपरली होना चाहिए, आपको सब चीज़ें प्रॉपरली कंडक्ट होनी चाहिए, और रिपोर्ट ऐसी होनी चाहिए जिसमें आप
सब चीज प्रॉपरली कंसाइजली इन अ प्रॉपर फॉर्म आप पब्लिश कर सको। आई विल कम स्ट्रेट अवे टू द रिसर्च रिपोर्ट, जिसके अंदर टू थिंग्स सबसे इंपॉर्टेंट होती है। वो मैं पहले भी मैंने बोला है रिसर्च प्रपोजल में भी, इसमें मैं कह रही हूँ, ओरिजिनलिटी एंड क्लैरिटी। जो मैंने आपको आइडिया बताया टैक्सेशन में, जो मेरी एक स्कॉलर ने किया है, दिस इज समथिंग इनोवेटिव थिंकिंग एंड लॉट ऑफ एफर्ट हैज गॉन इनटू इट। प्लीज रियलाइज, हर रोज की न्यूज़पेपर में से काटना, कटिंग्स रखना, फिर उसको डेट वाइज अपने लैपटॉप में स्कैन करके डालना, फिर सॉफ्टवेयर यूज करना एंड में, इट रिक्वायर्स क्वाइट एन एफर्ट, बट देन इट रिफ्लेक्ट्स योर पैशन ऑल्सो, दैट यू एक्चुअली वांट टू डू समथिंग वर्थवाइल, समथिंग इनोवेटिव। तो ओरिजिनलिटी तो होनी चाहिए, क्लैरिटी भी होनी चाहिए। कैन एनीबडी टेल मी कि केस स्टडी और केस लॉ में क्या फर्क होता है? Difference between case study and case law. Who can tell me this? Now, being a corporate law teacher, अगर मैं आपको टाटा साइरस मिस्त्री का केस याद दिलाऊं, तो टाटा साइरस मिस्त्री की एक बोर्डरूम फाइट थी। बोर्डरूम में दे हैड, जो उनका मैनेजमेंट बोर्ड था, उसमें दे हैड सम डिफरेंस ऑफ ओपिनियन विच फाइनली रीच द कोर्ट। तो जो बोर्डरूम में एक्टिविटी है, दैट इज अ केस स्टडी, बट व्हेन द कोर्ट ऑफ लॉ हैज एजुडिकेटेड अपॉन इट, इट बिकम्स अ केस लॉ। इज दिस थिंग क्लियर? So you have to come out with innovative ideas. Research cannot be a monotonous thing. Now, let me take an example of a criminal law. Insanity. Insanity, as law understands, as insanity as the medical practitioners understand, are two different things. तो लीगल इंसैनिटी और मेडिकल इंसैनिटी अलग अलग होती है ना। तो ये स्टडी करना भी एक इनोवेटिव अप्रोच है कि एक मेडिकल बोर्ड किसी क्रिमिनल की इंसैनिटी को कैसे परसीव करता है और लॉ कैसे परसीव करता है। Now you will have all these ideas only first thing when you are thorough with the project, thorough with the subject. Then you have the out of box thinking. You can dream, you can innovate, you can disseminate. तो ओरिजिनलिटी एंड क्लैरिटी आर टू इंपॉर्टेंट थिंग, कि तुम्हें कुछ चीज नहीं निकालनी पड़ेगी। जैसे मैंने तुम्हें दो आइडियाज अभी बताए, मैं एक आइडिया तुम्हें अभी और बताती हूँ एनवायरमेंटल लॉ पे। एनवायरमेंटल हमारे जो ट्राइब्यूनल है, ग्रीन ट्राइब्यूनल, इसकी जो केसेस है, इसको कंपेयर करो अगर आप बाकी एनवायरमेंटल लॉ केसेस के साथ, बाकी कंट्रीज के साथ, जो जजमेंट इंडिया में आ रही है एनवायरमेंट के ऊपर और जो जजमेंट ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड में आई है। देखो, इफ यू स्टार्ट कंपेयरिंग इंडिया विद अमेरिका, तो उनके सिस्टम्स अलग हैं। कॉमन लॉ कंट्रीज को आप कंपेयर करो तो एक कॉमन थ्रेड जाना चाहिए सब कंट्रीज में। तो ये आपको इनोवेट करके सोचना पड़ेगा कि आप किस तरीके से आप अपना सैंपल साइज बनाओ, किस तरीके से आप कंपैरिजन करो। तो ओरिजिनलिटी और क्लैरिटी नहीं होगी तो द रिपोर्ट और द आर्टिकल विल नॉट गेट इट्स वर्थ। अगर हम रिसर्च रिपोर्ट के सेक्शंस की बात करते हैं तो समरी, बैकग्राउंड, इम्प्लीमेंट मेथड्स, एनालिसिस, कंक्लूजन, ये सारी चीजें होनी चाहिए उसके अंदर। नाउ अ गुड रिपोर्ट डज नॉट मीन very good English. Good report means a good working model, a good presentation, presenting according to the target audience. अब जो टारगेट ऑडियंस होगी उसको प्रेजेंट करोगे। जैसे अगर मैं बात करती हूँ स्नैपचैट, ट्विटर, इंस्टाग्राम, तो मैं अगर किसी 60 ईयर ओल्ड को प्रेजेंट कर रही हूँ तो उसका तो वैसे भी कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। बट किसी जनरेशन जेड को या जेनजीज या मिलेनियल्स, इनको हम प्रेजेंट करें तो इनका ये इंटरेस्ट है। गेटिंग इट? I remember a young teacher in my university gave a project on, she was teaching socio-economic laws. ये वो उसकी टीचर थी। तो she told them to find out 5 OTT serials or 5 movies dealing with social economic background. तो the generation was very interested, सबने उसका असाइनमेंट करके दिया। अब ये तो आप ही को इंटरेस्ट बनाना पड़ेगा ना इन राइटिंग अ गुड रिपोर्ट, बट इट हैज टू बी क्लियर, लॉजिकल एंड फ्री फ्रॉम लैंग्वेज प्रॉब्लम्स। दैट इज द फर्स्ट आइडिया ऑफ अ गुड रिपोर्ट और अ गुड आर्टिकल। ग्रामर्स नहीं होनी, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, टाइटल्स, हेडिंग्स प्रॉपरली होनी चाहिए। दिस इज ऑल what why I am saying a report and an article is the same thing, क्योंकि दोनों पब्लिशेबल है। रिपोर्ट भी पब्लिश होती है, आर्टिकल भी पब्लिश होता है।
पब्लिकेशन, गुड पब्लिकेशन के लिए क्या करना है? पहले आपको स्पेड वर्क करना है। पहले तो आइडिया स्ट्रांग होना चाहिए। आइडिया को तुमने सब्सटेंशिएट करना चाहिए, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव दोनों से। फिर प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, लैंग्वेज, ग्रामर, स्पेलिंग, एंड if you can present some graphs, you can present some titles, they all give some good presentation to your research. ये अगर आप नहीं करेंगे तो it is not possible कि people आपकी लोग आपकी रिसर्च को इंटरेस्ट से पढ़ेंगे। Then what you conclude should be very effective. You should be able to make a mark on the mind of the reader कि हाँ, बात तो ठीक है, आइडिया तो ठीक निकल के आ रहा है, या एफर्ट भी बहुत किया है। दैट इज हाउ यू हैव टू गो अबाउट इट। नाउ व्हेन यू गो इन फॉर अ पब्लिकेशन, देखो देयर इज समथिंग कॉल्ड गुड पब्लिकेशन प्रैक्टिसेस। जब भी आप पब्लिकेशन के लिए जाते हो, आपको अपना कॉपीराइट सरेंडर करना पड़ता है, आपको ये सर्टिफिकेट देना पड़ता है ये ओरिजिनल वर्क है, ये कहीं और सबमिट नहीं हुआ। देर आर ऑल गुड पब्लिकेशन प्रैक्टिसेस, आपको इनसे एडहेयर करना चाहिए। बट आई विल स्टिल से कि पूरी तरीके से एडहेयर करना पॉसिबल नहीं है। आई गिव यू एन एग्जाम्पल। जो बड़े प्लेटफॉर्म्स होते हैं, एल्सेवियर, एमेरल्ड, फ्रांसिस एंड टेलर, सेज, दे टेक अ लॉन्ग टाइम टू रिव्यू योर आर्टिकल। तो क्या होता है, कई बार जब तक वो 6-7 महीने लगा देते हैं ना, आपकी रेलेवेंसी खत्म हो जाती है आर्टिकल की। और 6-8 महीने के बाद उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, तो आप दोबारा से आप डाटा शुरू करो। सो नो हार्म इन सर्कमवेंटिंग अ लिटिल। आप 2-3 जगह भेज सकते हो, और अगर एक जगह से एक्सेप्टेंस आ जाए तो प्रॉम्प्टली दोनों जगह से विड्रॉ कर लो। डोंट कीप स्लीपिंग ओवर इट, एंड डू नॉट यूज मैनिपुलेटेड डाटा, डू नॉट यूज फैब्रिकेटेड डाटा। आज देखो, हमारे टाइम पे पब्लिकेशन वॉज नॉट इम्पॉर्टेंट। नाउ इट इज आइदर पब्लिश और पेरिश। बड़ी सिंपल सी बात है। अब उसकी वजह से अनएथिकल प्रैक्टिसेस भी आ गई हैं, साइंटिफिक मिसकंडक्ट्स भी आ गए हैं। आई रिमेंबर आई हैड गिवन माय आर्टिकल टू कॉर्पोरेट लॉ एडवाइजर वे बैक इन, आई थिंक, 2010 or something. They paid me for writing that article, and now we pay for publishing. With the coming of open access and everything, क्योंकि पब्लिकेशन की कॉस्ट होती है, तो कहते हैं पब्लिकेशन की कॉस्ट आप बियर करो। तो वो आपको, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ प्रीडेटरी जर्नल्स, आई एम टॉकिंग ऑफ गुड जर्नल्स, जो कहते हैं कि हम आपकी रिसर्च को ओपन एक्सेस करेंगे, एवरीबडी कैन एक्सेस इट, बट वी नीड मनी एंड फंड्स फॉर इट। तो आप ओपन एक्सेस के पैसे देते हो तो वो पब्लिश हो जाता है। सो नो हार्म इन गोइंग फॉर दैट ऑल्सो। सी, द सोसाइटी कीप्स चेंजिंग, द इकोनॉमी कीप्स चेंजिंग। जो मैंने आपको बताया है कि मेरा फर्स्ट आर्टिकल जब कॉर्पोरेट लॉ एडवाइजर में आया था, they had given me money, small token money for writing, and now we have to pay for publication. It is a change in the mindset. It is a change in the economy, transition in the society that has taken place. But what you should follow is that you should write with passion. You should write, you should not write with forced data, fabricated data, एंड आप अपना क्लैरिटी से लिखो। आपकी जो रिपोर्ट में पॉइंट्स होने चाहिए वही होने चाहिए। एंड हाउ यू कैन गो अबाउट नोइंग दिस इज, रीड गुड आर्टिकल्स। एल्जेवर वगैरह पे जाके की जो फ्री साइट्स है वहां पे पढ़िए, आपको देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा आर्टिकल कैसे लिखना है या किस तरीके के आर्टिकल छपते हैं। मोनोटोनस यूजलेस स्टफ nobody is going to publish, and if published also nobody is going to read, and it will not get you a desired result. गेटिंग माई आइडिया? सो पब्लिकेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि यू आर एबल टू गेट अक्रॉस योर आइडिया, ओरिजिनल आइडिया, क्लियरली इन अ प्रेजेंटेबल फॉर्म। आप कुछ ग्राफ्स बनाते हो, आप कुछ प्रेजेंटेशन अच्छी स्किलफुली करते हो, दैट पुट्स लाइफ इन टू योर आर्टिकल। सो ट्राई एंड डू समथिंग इनोवेटिव। नाउ, वाई देर इज नीड टू पब्लिश? देखो, अगर आपकी रिसर्च डॉक्यूमेंटेड ही नहीं होगी तो फायदा क्या है? अगर आप रिसर्च करी फिर दूसरे को क्या पता कि आप क्या कर रहे हो? तो कॉमन रिसर्चेस भी हो सकती हैं। सो टू पुट योर रिसर्च इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड, यू नीड टू पब्लिश इट ओनली। आई विल गिव यू वन वेरी स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल। हम लिटरेचर रिव्यू करते हैं। अब लिटरेचर रिव्यू पे फॉरेन यूनिवर्सिटीज आर गिविंग PhDs ऑन ओनली लिटरेचर रिव्यू।
दे से दैट ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक अगर आपने ओरिजिनल लिटरेचर कलेक्ट कर दिया 500-600 का, तो दैट मीन्स इट इज वर्थ अ पीएचडी, क्योंकि तुमने आने वाले कितने स्कॉलर्स को एक बेस दे दिया काम करने के लिए। गेटिंग द आइडिया? सो डॉक्यूमेंट हो गया वो आपका काम, उस पे लोग और अपनी रिसर्च बिल्ड कर सकते हैं, तो दैट रिसर्च इज गुड फॉर अ पीएचडी। And it helps in publication will help in dissemination of your knowledge, dissemination of your idea, how you have contributed towards the research coalition, how others will benefit, how you present your thoughts. देखो, इनोवेशन तो कोई भी यूजफुल तब तक नहीं होती जब तक वर्ल्ड उसे रियलाइज नहीं करती, एक्सेप्ट नहीं करती। तो आपको ऑर्गेनाइज करके अपनी चीजें पर, हाँ, आई सिंसियरली फील कि पब्लिकेशन एज अ नेसेसिटी थोड़ा पुशिंग हो गया है। But see, if I at the age of 56, 57 can do all this, so you are all young people. You should not be crying and blaming. You should be able to do it. Our time there was nothing called publication. There was no internet. There were no mobile phones. The literature was not available so easily as it is available now. बट इसके साथ साथ प्रॉब्लम्स भी आ गई हैं कि जो लिटरेचर अवेलेबल है वो उसमें से बहुत सारा बायस होता है, बहुत सारा प्रिडेटरी होता है, बहुत सारा यूजलेस होता है। तो नाउ यू हैव सो मच, ओशन है, ओशन में से यू हैव टू सिफ्ट गुड थिंग्स, you have to see what is the actual thing. And you have, like, why I said that even a literature review is given a PhD in some countries is because they have laid down the foundation for many researchers to come and start doing it. That is also a very important thing. Now, publication gives you a lot of confidence. That is the most important thing. If I remember it after 15, 20 years that I was paid for that article, I don't remember 2,500 or 5,000 rupees. Say. That is so important for us. It gives you a recognition. And it can be and most, believe me, most of us publish only because of job requirements. I also started publishing because UGC की guidelines आ गई थी। वी आर बेसिकली टीचर्स, जो हम लोग टीचिंग में चॉक एंड टॉक में ज्यादा बिलीव करते हैं। एंड आपकी अगर पब्लिकेशन होंगी तो आपको ग्रांट एप्लीकेशंस में भी एक्सेप्टेबिलिटी मिलेगी, क्योंकि दे नो दैट यू हैव बीन एक्सेप्टेड एट इंटरनेशनल फोरम। दैट मीन्स आपको रिसर्च करनी आती है, यू कैन गिव गुड फाइंडिंग्स। ठीक है? एंड यू आर वैलिडेटेड, यू बिकम कॉन्फिडेंट, यू आपने थ्योरेटिकली करके देख लिया तो आप प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, प्रैक्टिकली भी आप उसको टेस्ट करना चाहोगे। दैट इज ऑल द आइडिया ऑफ पब्लिकेशन। नाउ, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जब आप किसी जर्नल में अप्लाई करते हो तो हर जर्नल की अपनी गाइडलाइंस होती है, हर जर्नल की अपनी रिक्वायरमेंट होती है। तो मैन्युस्क्रिप्ट को तुमने उनके हिसाब से बनाना होता है। There are softwares like Mendeley and all, Zotero, Mendeley. अब एआई के आने से कुछ प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई हैं, बट साइटेशंस आपको ना, जैसे एपीए स्टाइल, ऑस्कोला, जिली, हर मैन्युस्क्रिप्ट को तुम्हें हर जर्नल के हिसाब से टेलर मेड करना होता है। It requires lot of time, effort. I fully understand and appreciate it, but then there is no shortcut to hard work. There is no shortcut to hard work at all. Got it? So you have to prepare the manuscript as per the journal's requirement. लैंग्वेज बिल्कुल जर्नल के हिसाब से होनी चाहिए, हेडिंग्स, प्रेजेंटेशन, फ्लो अकॉर्डिंग टू द जर्नल्स। एंड कॉपीराइट ट्रांसफर होता है। एंड आपको मतलब प्रोसेस ऑफ पब्लिकेशन में आपको सारा प्रोसेस एज पर द जर्नल आपको फॉलो करना पड़ता है। उसके बाद जर्नल स्टार्ट स्क्रीनिंग and they synchronize, they will say which is important for the journal, which will meet the journal's objectives, which will not, but screening में बहुत टाइम लगता है। उसके पीछे रीजन ये है कि हमें ना रिव्यूअर्स नहीं मिलते, यू डोंट गेट रिव्यूअर्स, नोबडी वांट्स टू रिव्यू फॉर फ्री, एंड मनी फॉर एवरीथिंग, तो उतने ज्यादा चार्जेस हैवी होते चले जाते हैं। तो रिव्यूइंग प्रोसेस काफी टाइम ले लेता है। एंड आई डोंट से एट ऑल दैट रिव्यूइंग प्रोसेस इज फ्री फ्रॉम बायस। इट इज जनरली नॉट। बायसेस भी उसमें होते हैं, हम पीयर रिव्यूड बोल देते हैं, हम कहते हैं कि पीयर रिव्यूड में योर नेम एंड थिंग्स आर हिडन। इट दे आर,
but there have been instances that I have personally faced जहाँ पे the peer was not a blind peer review was not a blind peer review. I have myself faced those screening and non-adherence policies which are actually not ethical. I'll give you an example that my name Kamal is a gender neutral name. ये मेल्स का भी हो सकता है, फीमेल्स का भी हो सकता है. I sent it to one of the good platforms. I had sent my article which I had carried out some empirical research with my scholar. उसमें एक टोटलिंग एरर आ गया. सी टू एरर इज ह्यूमन. हम लोग कोई वी आर नॉट सम सुपर ह्यूमन बींग्स कि हमारा एरर नहीं आएगा कभी. तो the reviewer was very rude and he made a hill out of a mole. From that totaling error he gave a very strong review. Might be the platform is very big, so they want accuracy. But when I was reading the review, I read the author being addressed as she. That struck my mind. कि भैया ये तो ब्लाइंड रिव्यू प्रोसेस था. इतनी बड़ी पब्लिकेशन हब है. I wrote back to the journal editors that I have taken the feedback with a pinch of salt. First and foremost, I am withdrawing my article. And second thing, I want to point out that it was a blind peer review process. So how did the author know that I am a female? My name does not suggest so. और वैसे नेम तो जाना भी नहीं चाहिए था. और अगर मेरा नाम चला भी गया था बाय मिस्टेक, तो ऑथर को कैसे पता चला मैं शी हूँ? इसका मतलब मेरा नाम गया था. The journal apologized and they said they will blacklist the reviewer. But nonetheless, मेरा तो कॉन्फिडेंस ब्रेक हुआ ना. I updated that article, I got it published in a foreign journal. That is all a separate thing. But I had to gather myself up. And it was a chilling review that I was given over a totaling error. अरे टोटल में गलती हो गई तो सी माय वन ऑफ माय टीचर्स यूज्ड टू से कि गलती वही करता है जो काम करता है. डूबता वही है जो तैरता है. इफ यू विल नॉट डू एनी वर्क तो यू विल नॉट कमिट मिस्टेक्स ऑल्सो. बैठे रहो किनारे पे, डूबोगे ही नहीं कभी. बट आई वॉज नॉट स्पेयर्ड फॉर इट. But as God would have it, I noticed that I was addressed as she. So I questioned the journal. I withdrew my article without any, you can say, argument. But let me tell you, not all manuscripts are judged bias free. By and large, they are judged bias free, but it takes a lot of time. Editorial screening, journal की drafting guidelines, review में काफी time लगता है. तो no harm in sending it to different journals. But once you get an acceptance, please promptly withdraw. Don't sleep over it. And after the review process, technical modifications होती रहती हैं. Status में accepted, rejected, submit again. और कई बार क्या होता है, जो आपने ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट सबमिट किया होता है ना, उससे बिल्कुल अलग ही मैन्युस्क्रिप्ट निकल के आ जाता है. Because you keep continuously making the changes. So this process of publication can be a lot tiring, but then you have to keep working towards it. Reading stage. देखो, author should never be in a direct communication with the reviewer. He should communicate with the editorial board only. And editorial board should be blinded and give it to the reviewers. That is the thing. And if the manuscript is found publishable, they publish it. It has to add to the existing knowledge and it should be having up-to-date references. But for time इतना लग जाता है कि end तक आप references ही update करते रह जाते हैं. And sometimes people say that it is a donkey's job doing the references all the time. But references are a very important thing. They substantiate and they give some validation to your work. Generally, good journals, they publish always meaningful research. They should create awareness. Your article and your flow should be very good. Then only the manuscript is published. So, what all should you look into it? See, first and foremost, what is the difference between similarity and plagiarism?
Similarity is that you take the thoughts of a person and then build up on those thoughts. तो आपके आइडियाज कहीं ना कहीं सिमिलर आ जाएंगे. तो जब आप प्लेजराइजेशन की बात करते हो तो प्लेजराइजेशन करते हो कि पूरा दूसरे का ही आइडिया उठा लिया. दैट इज प्लेजराइजेशन. यू शुड नॉट poorly organize, cluttered information नहीं होनी चाहिए. प्रॉपरली रिजल्ट्स क्लियर कंसाइज फॉर्म में लिखने होने चाहिए. यू शुड फॉलो ऑल द एथिकल नॉर्म्स. नो डाटा शुड बी फॉल्सिफाइड, नो डाटा शुड बी फैब्रिकेटेड. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स. एंड इम्पॉर्टेंट में जो हम मिसकंडक्ट बोलते हैं मैन्युस्क्रिप्ट के लिए, वो इम्पॉर्टेंट तो आती है कि ऑथरशिप ना देना किसी को. अगर मेरे स्कॉलर ने काम किया है तो स्कॉलर को साथ में ऑथरशिप मिलनी चाहिए. I should not be using my position not to give him authorship, rather facilitate authorship. You should not have duplicate publications. एक और बहुत बड़ी बात होती है कि जब आप क्वेश्चनर बनाते हो ना तो आपको एथिक्स कमेटी की अप्रूवल लेनी पड़ती है. And you, if you want to circumvent this whole system of taking the questionnaire to be approved by the ethics committee, मैंने जैसे आपको बताया था कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज वेबसाइट्स दे हैव देयर क्वेश्चंस आल्सो ऑन देयर वेबसाइट्स. तो दे हैव गॉन थ्रू द एथिकल प्रोसेस. तो यू कुड यूज दैट क्वेश्चनियर. दैट इज अ हैक that I can tell you कि you could maintain the confidentiality and you can always circumvent one or two steps into it कि आपने अपना एथिक्स कमेटी के पास भेजने की बजाय जो एथिकल कमेटी से पास्ट कोई क्वेश्चन था. फॉरेन यूनिवर्सिटीज अपनी वेबसाइट्स पे देती हैं बट वो आपको सर्च करना पड़ेगा. यू यूज दोज क्वेश्चन. तो आप उसमें से एक स्टेप आप यू कैन जस्ट जंप ओवर दैट स्टेप. ऑल द कंट्रीब्यूटर्स शुड बी एक्नॉलेज्ड. आपको कहीं से फंडिंग मिली है, अगर आपकी ऑथरशिप ऑनेस्ट है, यू शुड बी ट्रांसपेरेंट इन एक्सेप्टिंग. अगर आपने पेपर कहीं प्रेजेंट किया हुआ है उसके बाद आप पब्लिश कर रहे हो तो दैट ऑल्सो यू शुड बी डूइंग इट प्रॉपरली. Now, the time is less. I will come to the practical things that I would like to tell you how you should get your articles published. See, first of all, try and read articles published. Suppose you are targeting one sage journal. तो वो आर्टिकल कैसे किस तरीके के आर्टिकल पब्लिश करवाते हैं वो आपको देखना चाहिए. फर्स्ट थिंग दिस. सेकंड थिंग, योर आर्टिकल आई टोल्ड यू शुड बी वेरी वेरी क्लियर. उसके अंदर कुछ यू शुड नॉट बी यूजिंग फोर्स डाटा. यू शुड नॉट बी डूइंग अनएथिकल एक्टिविटीज. देयर इज वन स्मॉल थिंग which I don't know whether my fellow colleagues would like or not. You should always try and give references to the articles from that journal. So there is a little high tendency of that journal accepting your article क्योंकि citation बढ़ती है उससे. They know that you are actually passionate about getting it published in their journal. So the chances of acceptance become a little more. मान लो आप सेज के किसी जर्नल में जा रहे हो तो उस जर्नल के पुराने आर्टिकल्स को अगर आप साइट करते हो या रेफर करते हो तो वो आपके चांसेस बहुत इंक्रीज कर देता है. देन वी हैव नाउ आईडीज लाइक गूगल स्कॉलर, विद्वान आईडी. ये सारी चीजें हमारी अब ऑनलाइन हो गई हैं. तो आप अच्छे रिसर्चर्स, अच्छे कोलैबोरेटर्स के आर्टिकल्स अगर साइट करोगे तो आपको डेफिनेटली चांसेस बढ़ जाते हैं टू गेट अ आर्टिकल पब्लिश्ड. See, the content, the theory, the idea has to be very, very clear. It has to be very, very strong. Then only it will be published. ऑथरशिप एकदम ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए. घोस्ट ऑथर्स नहीं होने चाहिए, ऑनरी ऑथर्स नहीं होने चाहिए. बट आपको ऐसी अनएथिकल प्रैक्टिसेस करनी भी नहीं चाहिए. बट समवेयर आई थिंक दे आर नीडेड ऑल्सो. अभी जैसे अब आप कहोगे कि people ask for money for publication and many times you must have experienced that you pay the money and then that person is not traceable. So it is always advisable to give money for open access. जहाँ पे आप जर्नल को डायरेक्टली ट्रांसफर करते हो वो आप अपनी वेबसाइट पे देते हैं. सो दे विल नॉट लूज देयर क्रेडिबिलिटी फॉर सम मनी. सो try avoiding try to avoid going through people. Don't go through people, go through the websites. And डुप्लीकेट सबमिशंस क्विकली हटा देने चाहिए. अब देखो,
साइटेशन मैनिपुलेट नहीं होना चाहिए, पर साइटेशन आप कुक कर सकते हो। मैं आपको कैसे बताती हूँ किस तरीके से। Though it is not academic to tell you all this, but see, young researchers need to be given some insight on how you can increase your citation. Suppose आपने कोई वेबसाइट विजिट ही नहीं की, तो आपको फोर्ज करके साइट नहीं लिखनी है। सपोज यू हैव साइटेड वन आर्टिकल, आप उस आर्टिकल को थरोली पढ़ो, उस आर्टिकल ने जिनको साइट किया हो वो पढ़ो, तो हो सकता है वो उससे आपको साइटेशंस और मिल जाए। So you have to start and searching and cooking the citations. आप सोचो कि आपको 10 चीजें एक चीज पे मिल जाएंगी, 10 आपको ऑलरेडी पब्लिश आर्टिकल्स मिल जाएंगे, तो ऐसा नहीं मिलेगा। आपको खुद देखना पड़ेगा कि आपको साइटेशंस कैसे बढ़ानी है। यू डो नॉट हैव टू फैब्रिकेट और फॉल्सिफाई साइटेशंस, बट you don't have need to manipulate them also, but you should always try and गेट मोर साइटेशन दैट यू कैन गेट। जो तुम्हारे आर्टिकल पढ़ा, उस आर्टिकल के अंदर भी तो साइटेशन होंगी, तो वो पढ़ने की कोशिश करो। अगर वो पढ़ोगे तो उसके अंदर आपको और साइटेशंस मिल सकती हैं, तो आपकी ना क्रेडिबिलिटी थोड़ी बढ़ जाती है। दैट इज द ओनली वे टू इंक्रीज द चांसेस ऑफ पब्लिकेशन। एंड इट ऑलवेज हैपन्स कि the editorial board also goes and checks to the website। गूगल स्कॉलर पे वो भी चेक करते हैं कि ये एक्चुअली जेन्युइन स्कॉलर है, घोस्ट ऑथर तो नहीं है, घोस्ट एडिटर तो नहीं है। आइडेंटिटीज एनोनिमस रखी जाती हैं, बट चेक भी किए जाते हैं। सो दैट्स व्हाट आई सेड इन द बिगिनिंग कि डुप्लीकेट सबमिशंस मत करो, बट देयर इज नो हार्म इन सेंडिंग इट टू वन और टू प्लेसेस ऑल्सो, बिकॉज फाइनली ना क्या होगा कि यू विल लूज द इंटरेस्ट इन दैट आर्टिकल। दैट टाइम हैज ऑल्सो टू बी मैनेज अलॉन्ग विद द आर्टिकल। एंड मोर ओवर, नेवर बी माइजरली इन एक्नॉलेजिंग समबडी। अगर आपको एक्नॉलेज करना है तो आपको एक्नॉलेज होल हार्टेडली करना चाहिए। एंड यू डू नॉट, एंड सी, अंडरस्टैंड वन थिंग, द आर्टिकल इज योर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। यू शुड नॉट हैव कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट विद एनीबडी। अगर आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, एक दफा ये आ जाता है, तो वो हर जगह फैल जाता है। यू विल नॉट बी गिवन द ड्यू रिस्पेक्ट दैट यू डिजर्व। So try and protect your intellectual property. Give credit to other person's intellectual property. Be ethical. Don't go for duplicate publications. And try and uh, publish at good places. प्रीडेटरी जर्नल्स में नहीं जाना चाहिए। आपको डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए प्रीडेटरी जर्नल कौन से हैं और एक्चुअल जर्नल कौन से हैं। आजकल बहुत क्लोन्ड जर्नल्स भी आने लग गए थे यूनिवर्सिटी वेबसाइट, यूजीसी की वेबसाइट पे। सो यू शुड बी वेरी मच अवेयर ऑफ दिस कि व्हाट आर क्लोन्ड जर्नल्स। And many a times you forget to acknowledge somebody that can have a very bad effect on your credibility itself. Always send to a journal जो आपके स्कोप में हो। फॉर्मेट अपने पेपर को जर्नल की गाइडलाइंस के हिसाब से करो। कलर्ड फोटोज, सबमिशंस, चार्जेस, look at everything, make an appropriate cover letter and submit it in all in one go। यदि एक छूट गया, एक बाद में जा रहा है, तो एडिटर बैठ के इकट्ठा ही कर रहा है आपका सामान। दे विल नॉट लाइक इट। Proofread it many times. There should be no spelling mistakes. Include the names of all authors. There are certain don'ts also. Don't assume things. रिव्यूअर के कमेंट्स बार बार देखते रहो। I failed miserably after assuming a certain thing, which I'll just share it with you. I had gone to Brussels to present a paper on the Indo-China Silk Route, and I was the only representative from India. The trip was completely funded from Brussels, और रहना खाना सब उनका था, और पब्लिकेशन थी उनकी एक बुक में। इंडिया से मैं प्रेजेंट कर रही थी उसको, एंड आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट माई सिल्क रूट राइटिंग एंड एवरीथिंग। एंड फाइनली दे एक्सेप्टेड द पेपर, दे सेड दे विल पब्लिश अ बुक एंड माई आर्टिकल विल कम इन इट। आई केम बैक वेरी कॉन्फिडेंट कि ये तो पब्लिश हो ही जाएगा। मैंने एज्यूम कर लिया कि
दे हैव एक्सेप्टेड इट एंड आई एम द ओनली पर्सन फ्रॉम इंडिया। तो इस बुक में अगर चाइना का आना है, बाकी कंट्रीज का आना है, तो इंडिया में तो सिर्फ मैं ही हूं, तो मेरा ही आएगा। इट वॉज नॉट अ रॉन्ग एजम्पशन, बट आई सैट बैक, आई डिड नॉट आस्क फॉर अ फॉलो अप। 3-4 महीने निकल गए, सो आई आस्क्ड व्हेन द बुक विल बी पब्लिश्ड। I received a letter that the India chapter is dropped. I got a shock of my life कि उन्होंने मेरे को फंडिंग दी, मुझे वहां बुलाया, मुझे वहां प्रेजेंट करवाया, एंड नाउ इंडिया चैप्टर इज ड्रॉप्ड। Somehow I could arrange the personal email, जैसे वहां पे जाते हैं प्रेजेंट करने के लिए तो ग्रुप्स बन जाते हैं ना व्हाट्सएप वगैरह के। I could trace out the number of one of the scholars. I called her up and I asked her what happened, why the India chapter. So I was very sad and I was really heartbroken कि ये क्या हो गया. She said that we did not have the funding, and the country that was funding wanted the India chapter to be dropped. But the mistake was mine only. Na? I sat back after submission. I did not get any status update and I assumed. तो आपको वीक में, मंथ में, फोर्टनाइट में आपको पता करते रहना चाहिए. दो आई रीरोट दैट पेपर अगेन, आई अपडेटेड इट एंड गॉट इट पब्लिश समवेयर एल्स, बट आई लॉस्ट एन इंटरनेशनल पब्लिकेशन एंड लॉस्ट फॉर नो फॉल्ट ऑफ माइंड. मेरे को अगर पहले पता भी चल जाता, आई कुड नॉट हैव डन एनीथिंग, बट एटलीस्ट आई वुड नॉट हैव सफर्ड दैट शॉक. और जो मुझे वो पेपर रिवाइज करने में दोबारा एफर्ट डालना पड़ा, वो नहीं आता. सो यू शुड ऑलवेज टेक अ फॉलो अप. प्लीज डू नॉट टेक द रिव्यूअर्स कमेंट्स पर्सनली. लाइक आई जस्ट टोल्ड कि अगर किसने कह भी दिया है तो इट्स ऑल ओके. टेक इट इन योर स्ट्राइड एंड रिस्पॉन्ड टू द ईच रिव्यू पॉइंट वेरी क्लियरली. इंक्लूड द डाटा, एक्सेप्ट योर मिस्टेक वेर एवर इट इज, एंड सी कि सेकेंड ओपिनियन क्या है. That is all that you can take care of while publication. Start with national journals. Start with journals that have limited visibility. That will give you confidence. And when you write for good platforms, read their articles, quote them, cite them, and your chances will become a good. Your chances will definitely become bright for publications. Anything else that you people want to ask? The floor is open for questions. Let me check anybody in the chat if they're wanting to ask anything. Participants can unmute themselves for asking the questions. Or you can write in the chat box as well. You want me to share the slides? Understand it Yeah. is intellectual property. A 57-year-old woman has taken all the effort to make these slides. Not a problem. I'll try and share it. I don't believe in getting knowledge. Okay? If you want to have any comments, yes, Neha, you want to say something? Good evening, ma'am. It was an amazing session, ma'am. I literally paid attention for the entire 2 hours that you spoke. And I mean, it's just, I mean, the entire session was literally magical and very enlightening. Thanks a lot. The I pleasure is just, all mine. The pleasure is all mine. And I'm very grateful to Miss Gitanjali who has given me this opportunity. Nice interacting with you all. Anytime you come, you want to get in touch with the university, all my details are available on my university website. My details, my publications, everything is available. And whenever you visit Delhi, we would be happy to host you in our university. Our university is very encompassing, very good campus. They have a good large heart, and we have all the leverage to do our research. Anytime you want to visit, you can get in touch with me, not a problem at all. Okay? Thank you so yes, much, everyone. Any questions? I'll be there. I was told 15 minutes है उसके बाद, तो I just don't want to hurry up everybody. अगर किसी को कुछ भी पूछना हो, कोई आइडिया हो, but see, only thing I can tell you is persistence. हमेशा याद रखना, एक एक्सेप्टेंस के पीछे 10 रिजेक्शन होते हैं. वो रिजेक्शन कोई नहीं देखता, वो एक्सेप्टेंस देखते हैं. So you have to be very persistent and take things in your stride. That is it. Okay then?
Do we have questions? Okay. Okay. So Thank all liked your session. It was a wonderful session, ma'am. I will extend the vote of thanks. So thank you, Professor Dr. Kanwal, for an incredibly practical and insightful session on the nuances of research funding and grant drafting. Your guidance on navigating the requirements of research publication is invaluable for any academician seeking to elevate their research impact. On behalf of the Acropolis Institute of Law, we extend our heartfelt gratitude to you for sharing your expertise and for contributing to this FDP. Thank you so much, ma'am, for your time and your contribution. Pleasure was all mine. Thank you so much, everyone. All the best. Thank you. Thank you, ma'am. Okay, participants, the feedback form has been shared in the group. We will be sharing the assessment form within 1 or 2 hours. Thank you for joining us. Thank you.